हाँ जी, ज्योग्राफी के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी तैयारी हो रही है ज्योग्राफी के एग्जाम की? अच्छे से कर रहे हो कि नहीं? वेदर यू आर फॉलोइंग दी 6 days मास्टर प्लान और नॉट, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर किसी को उसको फॉलो करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान है। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताई थी कि कैसे आपको करना है। ये वीडियो भी बहुत ही काम की है। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे बुक नंबर 1 के, बुक सेकंड के देखेंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ यहाँ पर मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे भी बात करूंगा। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़्यादा तैयारी नहीं हुई, ज़्यादा पॉइंट्स भी आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कैसे आंसर लिखा जाता है। ऑन दैट बेसिस ओनली आपको अच्छे मार्क आराम से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बुक 1 की वीडियो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की 1 शॉट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा चुका हूँ। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा फॉर दी पेड कंटेंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर बुक के अंदर हमारे हैं 8-9 चैप्टर्स, राइट। ये सारे के सारे चैप्टर्स है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार इनको देख सकते हो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिसमें से 10 क्वेश्चन है 5 नंबर के और 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 3 नंबर के। इनको शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा बुक सेकंड की 1 शॉट देखकर आना, ताकि आपको क्लैरिटी हो और आप इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज कर सको। ये है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने 1 शॉट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विद दी 5 नंबर क्वेश्चंस। 5 मार्क के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टीडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट। यानी आपको जो डिकेडल और एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी पॉपुलेशन की इंडिया में, वो बहुत ही स्लोली ग्रो हुई है, स्टीडली ग्रो हुई है। तो आपको इसमें जो 4 फेजेस है ना, उनके बारे में बताना है। देखो 5 नंबर के, आपने अगर बुक नंबर 1 की वीडियो देखी होगी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वहां पर मैंने आंसर राइटिंग टिप्स आपको दी हैं। उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दो, हल्का सा उसके बारे में लिख दो, फिर फ्लो चार्ट बन रहा है तो फ्लो चार्ट बना दो, और उसके बाद जो बुलेट पॉइंट्स आपने फ्लो चार्ट में बनाए हैं इस टाइप के, इनको नीचे जा करके एक्सप्लेन कर दो हल्का हल्का। इस तरीके से करोगे तो एक प्रॉपर आंसर आपका बनेगा। तो इसके अंदर आपको बताना है कि कैसे यहाँ पर पॉपुलेशन धीरे धीरे करके ग्रो हुई है। तो इसके अंदर ना पहले आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बता दो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो आप बता सकते हो कि जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन, उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड पे कितने लोग रह रहे हैं। मतलब रह रहे हैं वो तो डेंसिटी होती है, मीन्स टोटल एरिया अपॉन, हम बोल सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, राइट। ये जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, इसका मतलब कि कितना चेंज आ रहा है दो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर हम देखें तो कितना पॉपुलेशन में चेंज आया है, तो इसको बोलते हैं, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टीडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% 2011 के अंदर। चाहो तो उसको लर्न कर लो, आप लिख सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन, मैं पहले आपका एक क्वेश्चन या फिर डाउट कह लो वो क्लियर कर देता हूँ। क्या ये 20 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे? ये मैं आपका बहुत ज़्यादा डाउट होता है, कमेंट आप मुझे करके पूछोगे, तो इससे अच्छा मैं ये आपको बता देता हूँ। देखो पेपर मैंने सेट नहीं करा, 100% मैं क्लेम नहीं कर रहा, 100% तो जम्स भी नहीं मरते हैं, राइट। इस चीज़ को आप जानते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs के बेसिस पे मैंने बनाए हैं। चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, बाकी आप इनको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो। एज इट इज क्वेश्चन आने की भी चांसेस हैं, पास्ट में भी आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे हो, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ओके, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे, अब आप 4 फेजेस के बारे में बता सकते हो। बाकी बुक 1 की 1 शॉट, बुक 1 और सेकंड की देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वहाँ पर मैं कर चुका हूँ। तो उन वीडियोज़ को देखकर आप आओगे ना, तो आपको एक अच्छा लगेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ पढ़ा हुआ लग रहा है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब आप क्वेश्चन को और आंसर को अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो हमें 4 डिस्टिंक्ट फेजेस देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के। तो इसमें आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना देना। एक तो स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज है, इसका टाइम पीरियड है। स्टीडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्लोइंग ग्रोथ। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देना। जैसे कि जो हमारा फेज नंबर 1 आप देखोगे, ये हमें देखने को मिलता है, ऐसा फेज था जिसके अंदर यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग, स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज है। यानी जो बर्थ रेट थे और डेथ रेट थे, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा थे।
पुअर हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ इसके पीछे का रीज़न है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट आपको लाइन लग रही है, कोई आपने पर्सनैलिटी का नाम लिखा, कुछ भी लिखा, उसको अंडरलाइन कर देना अगर आपको टाइम मिलता है तो, राइट। ये चीज़ है। दूसरा आप फेज देखोगे जो कि है 1921 से 1951 का। इसमें यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग, मैंने कितना प्रॉपर तरीके से आंसर लिखा है। ये स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पर धीरे धीरे करके पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, मतलब स्लोली ग्रेजुअली इट वॉज इंक्रीजिंग, राइट। तो यहाँ पर आप एक बार वीडियो को ना पॉज करके, मतलब जब भी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना जो भी आंसर्स हैं। रीडिंग करवाऊंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माय मेन फोकस इज आपको मैं आंसर प्रेजेंटेशन सिखाऊं और क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दूं, राइट। तो इसमें आप देखोगे कि ये किस वजह से होता है, मतलब इट इज़ बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्योंकि धीरे धीरे करके पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्रीवियस फेज के कंपैरिजन में बढ़ रही थी। ओके, अब यहाँ पर तीसरा जो फेज है इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बोला जाता है। तो इसमें 1951 से 1981 का टाइम पीरियड है ये पर्टिकुलर। इसमें आप देखोगे अब यहाँ पर डेवलपमेंट की कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर लोगों की जो कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा था, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही थी क्योंकि हमारी सरकार पॉलिसीज ला रही थी। इवन इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी दूसरे देशों से, जैसे कि तिब्बतियंस, बांग्लादेशीज, नेपाली से इंडिया में आ रहे थे, राइट। चौथा फेज आप देखोगे जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही है बट बहुत ही स्लो तरीके से कर रही है, यानी कि आप देख सकते हो मतलब जो बर्थ रेट है वो भी कम हो चुके हैं और डेथ रेट भी कम हो चुके हैं। इसके पीछे का कारण वही है कि लोगों की जो मीन एज है मैरिज की, यानी आजकल शादी लेट होने लग रही हैं, कंडीशंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंप्रूव हो रही है, एजुकेशन बढ़ रही है लोगों की, तो ये रीज़न हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, what are the factors responsible for settlement patterns in different physical environments। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमें जो डिफरेंट टाइप की जो रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं उनके फीचर्स आपको बताने हैं और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि हमें जो अलग अलग प्रकार की सेटलमेंट्स देखने को मिल जाती हैं रूरल एरियाज़ में। तो अब देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन बनेगा बट आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको तैयार करना है, लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर बात हो रही है सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट दी रूरल सेटलमेंट्स, तो हम थोड़ा सा रूरल सेटलमेंट्स के बारे में लिख देंगे, मतलब एज अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, रूरल सेटलमेंट्स आर स्मॉल कम्युनिटीज लोकेटेड इन दी कंट्री साइड अवे फ्रॉम सिटीज, सिटीज से दूर होती हैं, characterized by less population and typically focused on agriculture or natural resource based activities. These are different there are different types of rural settlements। अब बताओ क्या ये आप छोटी सी डेफिनेशन नहीं लिख सकते हो अपने वर्ड्स में? ऐसा नहीं है बुक में गिवन होगी आप रटोगे तभी लिख पाओगे। यू नो दिस थिंग कि रूरल सेटलमेंट्स आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है, सिटीज से दूर होती है, पॉपुलेशन कम होती है, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, तो आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो, राइट। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने वर्ड्स में लिखो, एग्जाम्पल लिखो, प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिलेंगे। ओके तो ये टाइप्स की अगर मैं बात करूँ ना तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आप देखोगे, एक तो क्लस्टर्ड है, सेमी क्लस्टर्ड है, हैमलेटेड है और डिस्पर्स्ड है। अब ये लेंथी क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी के बारे में इन्होंने पूछ लिया और इसके साथ साथ फीचर तो पूछ लिए इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के, साथ में फैक्टर्स भी पूछे हैं। तो आपको ये ना एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि 3+2 करके, तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग आपको 4 रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बताना है, तो ज़्यादा मत लिखना, कम कम ही लिखना है। तो क्लस्टर्ड आप देखोगे, क्लस्टर्ड ऐसे टाइप की जो कि कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया होता है, जो कि इसके अंदर आप देखोगे जो यहाँ पर जो लोगों के घर होते हैं ना वो किससे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, फार्म से, पास्टर लैंड से। ये सारी चीज़ें मैंने 1 शॉट में बताई थी। प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देखना, ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, राइट। तो ये आपकी हो जाएगी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, यहाँ पर देखो ये जो आपको इस प्रकार की सेटलमेंट मिलेगी, इज फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स एंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दूसरी प्रकार की सेटलमेंट है सेमी क्लस्टर्ड, जिसमें आप ये देखते हो इस सेटलमेंट के बनने के पीछे का रीज़न क्या है, देखो मैं रीड करवा देता हूँ। दिस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स formed because of social factors in which the land owning and dominant community occupies the central part of the main village and other sections of the village society choose or is forced to live
ए लिटिल अवे फ्रॉम द मेन विलेज। सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यानी ऐसी प्रकार की सेटलमेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर जो कि इनके बनने के पीछे का रीज़न क्या है, वो बेसिकली है कि जो मेन डोमिनेंट सोसाइटी वो मिडल पार्ट में रहती है विलेज के, बाकी जो ऐसे लोग जिनका दबदबा ज़्यादा सोसाइटी में नहीं है उनको आउटर फ्लैंक्स में रखा जाता है गाँव के। तो इसके पीछे के जो रीज़न है आप बोल सकते हो सोशल फैक्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हैमलेटेड सेटलमेंट्स। इसके बारे में हल्का सा बता दो कि कुछ कभी कभी क्या होता है, सेटलमेंट्स कुछ सेवरल यूनिट्स में डिवाइड होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट होती हैं फिजिकली, और उनके हमें कुछ कॉमन नेम देखने को मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग नेम मिल जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न आप बोल सकते हो इथनिसिटी, यानी इथनिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि कुछ लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हम अपने इथनिसिटी को बचाने के लिए अलग से रहेंगे, तो इस एरिया में रहने लग जाते हैं। कुछ अलग कास्ट के लोग यहाँ पर रहने लग जाते हैं, तो छोटे छोटा डिवीजन बन जाता है गाँव में, जो कि बहुत ही छोटे टाइप की रूरल सेटलमेंट्स है ये हैमलेटेड वाली। ठीक है, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पन्ना, पारा, पल्ली। सारे याद नहीं हो रहे तो 2-3 याद कर लो। ठीक है, पन्ना पारा करके कर लो कि पन्ना, ठीक है, मतलब पन्ना पेज जो होता है उसको पन्ना बोल देते हैं। धनी, कोई धनी व्यक्ति है, ऐसे करके मतलब कुछ भी माइंड में बना लो, याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर बात हो रही है एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 2 से 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। डिस्पर्स्ड की मैं बात करूँ तो ये दूर दूर होते हैं। तो डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट्स आर दो सेटलमेंट्स इन विच हाउसेज एंड बिल्डिंग्स इन रूरल एरियाज आर स्प्रेड आउट ओवर ए वाइड एरिया इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रुप्ड टुगेदर इन वन प्लेस। यानी यहाँ पर आपको दूर दूर देखने को मिलेंगे, ना कि एक ही ग्रुप में बने हुए हैं, दूर दूर मिलेंगे। और ये आपको मोस्टली जो हिली एरिया है ना, हिली एरिया आप लेके चल सकते हो। ये वाला हिली एरिया, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट वाला रीजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, दिस मीन्स देयर मोर स्पेस बिटवीन ईच हाउस। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड इन दी हिली एरियाज ऑफ मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। यहाँ पर फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो फैक्टर्स 2 नंबर में पूछे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो फिजिकल फैक्टर्स यहाँ पर आप देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 नंबर के में से वो छोटा करके 3 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और 3 नंबर में से 5 नंबर का भी बन सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको तैयारी करनी है। यानी आपको 20 क्वेश्चन इस वीडियो से मिल गए, 20 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल गए थे, ये आपके 40 क्वेश्चन हैं। और अगर आप पेड मटेरियल लेते हो तो वहाँ पर आपको 10-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के अराउंड आंसर के साथ ऐसे ही और मिल जाएंगे। तो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिजिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कैसा टरेन है, ऑल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है, कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स मिल जाते हैं, और सिक्योरिटी फैक्टर्स। वीडियो को पॉज करके रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल के साथ कैसे जो वाटरशेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन कंजर्विंग वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। यानी कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो। राइट, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बताना, यानी 2.5 मार्क करके क्वेश्चन आया था। मतलब आई थिंक ये 2023 का ही है। ठीक है, 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, मैंने उसके भी डाले हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो पहले ना आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, वो कैसे दोगे, मैंने किस तरीके से लिखा है स्लाइड्स में। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व वाटर, कई सारे वेज है पानी को बचाने के, जैसे कि रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन को कम करना है, रीयूज एंड रिसाइकल वाटर, वाटरशेड मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर also another very important ways to conserve water. We can conserve water through these methods in the following ways. एक बच्चा सीधा स्टार्ट कर दे रहा है, उसने हेडिंग डाली, 2 से 3 या 3-4 पॉइंट लिख दिए, आगे बढ़ गया। दूसरे मतलब और उसके बाद दूसरा पॉइंट भी ऐसे ही किया उसने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। एक बच्चा इंट्रोडक्शन लिख रहा है प्रॉपर तरीके से 2 से 3 लाइन में, फ्लो चार्ट बना रहा है, बुलेट पॉइंट्स, और उसके बाद उन हेडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। देखना उसने कोई छोटी मोटी गलती भी करी होगी, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और ही और शी विल गेट 5 आउट ऑफ 5 इन दैट क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर तरीका होता है आंसर करने का। मेरा पर्पस यही है वीडियो बनाने का, आप इस चीज़ को सीखो, वरना एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको वहाँ भी दे चुका हूँ। और आई होप, मुझे मालूम है आप में से काफ़ी बच्चों ने वो वीडियो देख भी ली होगी। ठीक है, मेहनत का काम है उन वीडियोस को भी देखना। 4 घंटे की, फिर 3.5 घंटे की बुक 1 की, मैंने सारी चीज़ें प्रॉपरली कवर कराई हैं। मैं 1 घंटे में भी करा सकता था, बट फिर आप ही लोग ही बोलते हैं कि ये टॉपिक छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, सारा नहीं कराते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो इस प्रकार से, वाटर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, रिसाइकल एंड रीयूज, रिड्यूस मतलब रिड्यूस एंड रिसाइकल, वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें इन दोनों को ही एक्सप्लेन करना है, ना कि आप इनको करने लग जाओ। और ये भी बोल रहा हूँ इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मत लिखना, छोटा सा 2 से 3 लाइन का होता है। फ्लो चार्ट में भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जो भी आपका है ना मतलब मेन हेडिंग, उसके आसपास आप ऐसे लाइन खींच करके, और आपको क्लाउड्स बनाने हैं, उसको बॉक्स में कवर करना है, फटाफट से करके आगे बढ़ जाना। ये नहीं कि सजा रहे हो उसको, कलर ले गए, वैसे कलर अलाउ नहीं होते हैं वहाँ पर, आपको ऐसे करना है, लेकिन कलर ले गए और सजाने लग रहे हो, ड्राइंग बना दी, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी। ओके, वाटरशेड मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूं तो इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि कैसे हमें प्रॉपर तरीके से पानी को बचाना है। इसके लिए क्या होता है, हम परकोलेशन टैंक्स वगैरह भी बनाते हैं। तो वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली refers to efficient management and conservation of surface and groundwater resources. It involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater through various methods like percolation tanks, recharge wells, etc. ठीक है। It involves the conservation, regeneration and judicious use of all resources such as natural, like मतलब इन सभी का हमें प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना है, राइट। इसमें ये चीज़ होती है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, ये जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, वाटरशेड मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स ऑन दी वन हैंड and society on the other. The success of watershed development largely depends upon community participation. और इन्होंने एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल दे दो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप कैसे दोगे, कई सारे जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया में स्टार्ट हो चुके हैं पास्ट में। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर हरियाली का एग्जाम्पल दे देना। हरियाली आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वाटरशेड मैनेजमेंट को लेकर। आपको यहाँ पर जो ये प्रोग्राम है नीरू मीरू करके, ये मिल जाएगा वाटर एंड यू, राइट। और आपको अरवरी पानी संसद मिलेगा। आप ना स्टेट भी लिख सकते हो, जैसे कि नीरू मीरू वॉज इन आंध्र प्रदेश, मतलब इसको स्टार्ट किया जाता है। और अरवरी जो ये पानी संसद है, ये आपको जो अलवर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, किसका, राजस्थान का। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। इवन देखो मैंने कैसे दूसरे चैप्टर की नॉलेज भी यहाँ पर लगाई है। हमने झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की केस स्टडी पढ़ी थी ना, उसमें भी तो वाटरशेड मैनेजमेंट का यूज़ हुआ था, तो क्यों ना उसको भी लिख दिया जाए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। एग्जामिनर देख के चौंक जाएगा कि वाह, शायद मैं भी लिख रहा होता। एग्जामिनर विल थिंक कि अगर मैं भी लिख रहा होता तो मेरे माइंड में भी ऐसा नहीं आता। मे बी इस बच्चे के आया, 5 नंबर दे के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम was also implemented in the Jhabua district of मध्य प्रदेश। ओके, अब यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बता देना। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको रटना ही है, आपको इन्हीं चीज़ों को ही लर्न करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यू ऑल नो वेरी वेल कि क्या होता है, कैसे पानी को बचाया जाता है। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स में आप बता सकते हो कि ये लो कॉस्ट है, इको फ्रेंडली टेक्निक है फॉर प्रिजर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर बाय स्टोरिंग द रेन वाटर to borewell and pits and wells, right? So rainwater harvesting is a method to capture and store rainwater for various uses. It is also used to recharge groundwater. There are many benefits of rainwater harvesting. उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज करता है वाटर की अवेलेबिलिटी, जो डिक्लाइन मतलब जो ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है उसको रिचार्ज करता है, उसको कम कर देता है, राइट। यानी डिक्लाइन जो हो रहा है पानी, उसको मतलब उसका लेवल बढ़ा देता है ग्राउंड वाटर का। इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कह रहा हूँ मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ चला गया। मतलब क्वालिटी किसकी, ग्राउंड वाटर की। मान लो ये आपका ग्राउंड वाटर है, इसमें कई सारे केमिकल्स थे, अब आप पानी की मात्रा बढ़ा दो तो केमिकल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे ना। मतलब केमिकल उतने ही रहेंगे बट पानी के बढ़ने से उनका एक तरीके से कंसंट्रेशन कम हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके बाद आप इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे दो। राजस्थान का एग्जाम्पल यू कैन गिव कि राजस्थान के अंदर, इन राजस्थान पीपल स्टोर रेन वाटर इन स्ट्रक्चर्स लोकली नॉन एज कुंड और टंका, एक कवर्ड अंडरग्राउंड टैंक। राजस्थान के अंदर लोग क्या करते हैं, कुंड टंका में क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अकाउंट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मिनरल बेल्ट। तो मिनरल्स की बात हो रही है कि मिनरल्स के बारे में आपको बताना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है उसका। और 3 जो मेजर हमें मिनरल बेल्ट देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, बड़ी बड़ी 3 मेजर बेल्ट मिनरल्स को लेकर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप प्रॉपर लिख सकते हो। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, पहले आप हल्का सा बता दो मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स बेसिकली होते क्या हैं। फिर आप बता दो कि इंडिया में ना मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, हर जगह पे आपको बराबर के मिनरल्स मिलते नहीं हैं। फिर आप फ्लो चार्ट बना करके बता दो 3 बेल्ट्स के बारे में, और फिर उसके बाद तीनों बेल्ट्स को हल्का हल्का एक्सप्लेन कर दो विद एग्जाम्पल।
कि कौन सी जो बेल्ट है पर्टिकुलर वो आपको कौन सी स्टेट में मिलती है, कौन कौन से स्टेट्स कवर हो रहे हैं, साथ में आपको बताना है कि कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो एक बार मैं रीड करवा देता हूँ, फटाफट से करवा देता हूँ, क्या मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। They are very important resource for any country. Most of the metallic minerals in India occur in the peninsular plateau region in the old crystalline rocks. फिर आप बता सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वो अनइवन है, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में आपको मिलेंगे, दे आर मिनरल्स। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। अब आपको बारी बारी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, वही आप यहाँ पर कर सकते हो। इवन इसके अंदर अगर आपको मैप बनाना है ना, आप बना के आ सकते हो। कैसे? इस तरीके से मैं भी रफली ना मैप बना लेता हूँ, मेरी तो थोड़ी हैबिट हो गई है, बट मैं भी इतना अच्छा नहीं बना पाता, बट आई ट्राई। तो आप ऐसे बना के आ सकते हो और यहाँ पर हल्का हल्का बता देना कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, ये हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, ये वाला साउथ नॉर्थ वेस्टर्न हो गया और ये आपको मिलेगा साउथ वेस्टर्न। तो हल्का हल्का अगर आपको बनाना है, मतलब एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, तो कर सकते हो। मैप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू की ड्राइंग बना के नहीं आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन की बात हो रही है, इसमें आप देखोगे कई सारे स्टेट्स वगैरह कवर हो जाते हैं। झारखंड का छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, उड़ीसा प्लेट्यू है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे के सारे स्टेट्स की बात हो रही है। उसके बाद कई सारे मिनरल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आयरन ओर है, कोल है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, मीका है। फिर इसकी बात होगी साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन की, इसके अंदर आपको वही साउथ के स्टेट्स मिल जाएंगे, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इतने डाइवर्सिफाई मिनरल्स मिलते नहीं है जितने आपको इस पर्टिकुलर बेल्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कि कई सारे आपको फेरस मेटल्स मिल जाते हैं, बॉक्साइट मिल जाती है यहाँ पर, और आपको कई प्रकार के और भी मेटल मिलेंगे जैसे कि हाई ग्रेड आयरन ओर है, मैंगनीज है, लाइमस्टोन है। तो ज़्यादा नहीं लिख पा रहे, एटलीस्ट 2 से 3 तो मिनरल के नाम लिख ही देना, 2 से 3 तो लर्न कर लो। कुछ कुछ तो कॉमन ही है, जैसे मैंगनीज देखो इसमें भी आ रहा है और मैंगनीज इसमें भी आ रहा है। इवन आयरन ओर भी आप देखोगे, आयरन ओर। तो ये चीज़ ना आपको खुद देखनी पड़ेगी, मैं अलग से आपको बताऊंगा नहीं कि कौन कौन से उसमें आ रहे हैं। आप देखो, थोड़ा सा टाइम दो उस चीज़ को, फिर करो, राइट। अब ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, इसकी अगर मैं बात करूं, दिस पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इसमें भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स कवर हो जाएंगे। राजस्थान हो जाएगा और कुछ पार्ट गुजरात का हो जाएगा। फिर इसमें जो मिनरल्स एसोसिएटेड है ना, वो धारवाड़ सिस्टम से है। धारवाड़ सिस्टम आपको जो इंडिया के अंदर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, उनका पुराना मिलेगा, ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट। और उसके बाद यहाँ पर बात कर सकते हैं कॉपर, जिंक आर मेजर मिनरल्स। राजस्थान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है किस मामले में, स्टोन्स के मामले में आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी। और गुजरात इज़ फेमस और नॉन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपोजिट्स। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। 5वें नंबर की क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन इज द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट with environmental concerns. Comprehend the statement in relation to the development of non-conventional sources of energy in India by giving suitable examples. आपको ये बताना है, देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमें क्या बताना है, ये बताना है कि कैसे हमें इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उनका एक्सेस ले सके, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आपको बताना है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसके रिलेशन में। यानी ये क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सोलर के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में बताना है कि वो कैसे, मतलब कैसे फॉर्म होती, कैसे उसका यूज़ किया जाता है। आपको ओवरऑल जो भी सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज है ना, यानी जो आपको रिन्यूएबल मिलेंगे, उनके आपको यहाँ पर बेनिफिट्स बताने हैं। बेनिफिट्स बताने, तभी तो हम उन बेनिफिट्स के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आंसर में मैंने क्या लिखा है, देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आंसर में मैंने लिखा है यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी हैव टू फोकस ऑन एनवायरनमेंट ऑल्सो व्हाइल डेवलपिंग इकोनॉमी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड यूज रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जनरेशन। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो वी शुड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, तो हमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के वो यूज़ करने पड़ेंगे, और कई सारे बेनिफिट्स आपको इनके मिल जाएंगे। फिर आप बता दो यहाँ पर कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उसमें कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। देयर इज़ ए ग्रेट पोटेंशियल इन इंडिया
फॉर यूजिंग दीज रिसोर्सेज। इंडिया में अच्छा खासा पोटेंशियल है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो उसके बाद फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में आप बता सकते हो बेनिफिट्स। क्लीन एनर्जी होते हैं, सस्टेनेबल अबेंडेंट मतलब अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। इंडिया के अंदर क्या और भी कंट्रीज़ में ये आपको चीज़ें मिल ही जाएंगी। कोस्ट इफेक्टिव है, स्टार्टिंग में आपको पैसा लगेगा बट कोस्ट इफेक्टिव है। जॉब्स भी क्रिएट करता है। जॉब्स कैसे क्रिएट करेगा भाई, लोग इनको लगवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं, तो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व भी तो होंगे ना, तो जॉब्स तो क्रिएट होंगी। और साथ में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, यानी ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से ही कनेक्टेड है। ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है ना, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करने का काम करता है, पॉल्यूशन कम करता है। तो कितना बढ़िया आप आंसर लिख सकते हो। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप एक बार रीड कर लो, जस्ट रीड ही करना, और जो भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है उस अंडरस्टैंडिंग को लेना, दिमाग में रखना, और अपने खुद के ओन वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स आपको एग्जाम में जाके लिखना है। इसको मैं रीड नहीं करवा रहा, बहुत ही ईजी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से मेजर हम ले सकते हैं, व्हाट मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैव बीन टेकन अंडर इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, जो कि अब लिए जा चुके हैं, जिन पे काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में हल्का सा बता दो, उसके बाद फिर आप बता सकते हो कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, ठीक है, और लिए जा रहे हैं। आंसर की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द इकोलॉजी ऑफ द रीजन। तो इंदिरा गांधी कैनाल ने जो इकोलॉजी है उस पर्टिकुलर रीजन की, उसको ट्रांसफॉर्म किया है। आपको कई सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स मिल जाएंगे इसके, बट ड्यू टू इट्स नेगेटिव इंपैक्ट्स सम स्कॉलर्स क्वेश्चन इज सस्टेनेबिलिटी, यानी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से कुछ स्कॉलर्स ना इसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाते हैं कि इसका क्या मतलब, हमारे जो हमने जो इसको बनाया उसका क्या पर्पस फुलफिल हुआ, ठीक है, क्या ये सभी लोगों को बेनिफिट दे रहा है, एनवायरनमेंट को बेनिफिट दे रहा है, या इसका कुछ नुकसान भी है। तो फिर उसके बाद कुछ मेजर्स प्रपोज किए गए थे इनके द्वारा कि इनको अडॉप्ट करो और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से, मतलब उसके अंडर लेकर आओ प्रॉपर तरीके से। तो 5 यहाँ पर उनमें से कुछ ऐसे मेजर्स हैं, तो मेजर्स ही आपको बताने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मेजर बता दो। अब देखो इसमें फ्लो चार्ट कुछ बच्चे नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बट तब भी देखो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप बना सकते हो। पॉइंट से ही बना दो ना, जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है कि वाटर जो मैनेजमेंट पॉलिसी है उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप्स, यानी आप कह सकते हो प्लांटेशन क्रॉप वगैरह जो हैं, ठीक है, उनको उगाया जा सकता है। दिस इज, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन। बोलते बोलते कभी हैंड राइटिंग की थोड़ी वो हो जाती है, तो यहाँ पर प्लांटेशन की बात हो रही है, ओके। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, वाराबंदी सिस्टम है, डाइवर्सिफिकेशन है इकोनॉमिक बेस का, एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब यहाँ पर आप आराम से सारे पॉइंट्स को लिख दो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट आपने ये वाला लिखा, ठीक है, जो आपकी हेडलाइन, ये आपकी जो हेडिंग है स्ट्रिक्ट करके, उसके बाद आप उसके बारे में बता सकते हो, फिर दूसरा ऐसे करके, या फिर आपको ओवरऑल ऐसी पॉइंट बना के लिखने तो आप लिख सकते हो। इस चीज़ को मैं वन शॉट में प्रॉपर तरीके से कवर करा चुका हूं, जाके उस वीडियो को देख लो, इस वाले पार्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्का हल्का बता देता हूं, हमें क्या करना होगा, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है ना, उनको ना उगाया जाए जिनमें पानी ज़्यादा लगता है। जो ऐसी क्रॉप्स है जिनमें पानी ज़्यादा नहीं लगता, उनको उगाना चाहिए, उनकी खेती होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो वाराबंदी सिस्टम है, यानी पानी को बराबर आपको लोगों में बांटना है, लेवलिंग आपको करनी है, लैंड डेवलपमेंट करना है, लाइनिंग करना है वाटर के सोर्सेज को, ताकि प्रॉपर तरीके से पानी को बचाया जा सके, उसका यूटिलाइजेशन हो। जो भी एरियाज ना वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी से अफेक्ट हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, सही करना है, रिक्लेम करना है। इसके साथ साथ मैंने सारे पॉइंट लिख दिए यहाँ पर, 7 के 7 लिख दिया। आपको 5 पूछे तो 5 ही लिखने हैं, ठीक है, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करना वहाँ पर। वैसे यहाँ पर 5 का लिखा है, 5 तो लिखा ही नहीं है, तो लिख सकते हो फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन में। मुझे लगा 5 यहाँ पर पूछे हैं, तो आप 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। और जिनको ज़्यादा पॉइंट नहीं पता तो 5 पॉइंट लिखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी है, राइट। उसके बाद यहाँ पर अफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन के थ्रू हमें डेवलपमेंट करना है इस रीजन का। लोगों को जो भी यहाँ पर जिनका भी पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, हमें क्या करना है, उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, तो एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना है। और यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चर ही करवा रहे हो,
उनको उनकी एक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करवाना है, उनको सिखाना है कि आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्क्राइब करने हैं 5 मेन पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेड इन भारमोर रीजन। तो भारमोर रीजन जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन सोर्स बेस्ड में भी बन सकता है केस स्टडी करके। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो भारमोर रीजन है उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि जो भारमोर रीजन है उसमें आपको गद्दी करके ट्राइब मिलेगी, राइट। तो पहले आप वो जो पर्टिकुलर रीजन है ना, भारमोर रीजन, इसके बारे में हल्का सा लिख दो। कैसे लिखोगे? आप बता सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ गद्दी करके आपको ट्राइब मिल जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं थे और आइसोलेशन में भी रहे हैं कई टाइम से। फिर आप बता सकते हो कि बाद में चल के इनका जो डेवलपमेंट का फेज़ है वो 1970s के दौर में शुरू होता है, और जो कुछ पॉइंट्स हैं इनके डेवलपमेंट के, 5 पॉइंट्स जो कि एग्जाम यहाँ पर पूछे हैं क्वेश्चन में, आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, वीडियो को पॉज करके रीड कर लो कि भारमोर ट्राइबल एरिया कंप्राइज्ड ऑफ भारमोर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज़ ए notified tribal area since 21 November 1975. Bharmor is inhabited by Gaddi, a tribal community. They practice transhumance and communicate through Gaddili dialect. तो आप ना गद्दीली डायलेक्ट को भी कर सकते थे अंडरलाइन, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी आपको बैकवर्ड एरिया मिल जाएगा। फिर डेवलपमेंट का फेज शुरू होता है, इसमें आप बता सकते हो 5 पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि पहला काम था, पहला यहाँ पर क्या किया जाता है, इनको बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंडर इनको लेकर आ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कई सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, भले वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, वाटर की, रोड की, इनको प्रोवाइड कराई जाती है, और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इवन सोशल इम्पैक्ट भी आप देखोगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट भी। यहाँ पर जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी कम हो जाती है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। और जो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है ना वो बहुत ही इंप्रूव करता है। मैंने यहाँ पर फिगर्स भी बताए हैं, तो फिगर्स अगर आपको बताने हैं तो आप बता सकते हो, इंक्रीज फ्रॉम 1.88% इन 1971 टू 65% इन 2011, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर बता सकते हो। इवन यहाँ पर यू कैन मेंशन अबाउट कि ये लोग पहले सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से, सरकार की मदद की वजह से ये लोग कमर्शियल जो हम कह सकते हैं बेसिकली जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी भी कल्टीवेशन करते हैं मार्केट में बेचने के लिए फॉर दी मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ओके, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कैनाल वाला जो टॉपिक है, अगेन उससे ही क्वेश्चन है कि जो द इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, एनालाइज द स्टेटमेंट। यानी जो इरिगेशन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में आया उसने इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप इसमें इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बेसिक चीज़ें बता सकते हो, उसके बाद जाके आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स मतलब फ्लो चार्ट बनाने के बाद यू कैन मेंशन अबाउट दोज पॉइंट्स, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ मैंने कैसे लिखा है आंसर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि इंदिरा गांधी कैनाल विच वॉज प्रीवियसली नोन एज राजस्थान कैनाल, इसे कहते थे, वन ऑफ दी आपको लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम मिलेगा इंडिया का। ये इसका आइडिया कन्वर सैन ने दिया था 1948 में। ये लॉन्च किया जाता है 31 मार्च, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ऐसे, बेसिकली मतलब बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं तो मिस प्रोनाउंस, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, राइट। तो 31 मार्च की बात हो रही है 1958। द कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम हरिके बैराज, और उसके बाद 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। लिफ्ट एंड फ्लो सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, इनका यूज़ किया जाता है। अब आप ऐसे बताओ, मतलब ये प्रॉपर तरीका है, आप देख सकते हो ना। आई होप आपको आइडिया मिल गया है। In the following ways, the introduction of canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society. इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, यानी इस कैनाल ने इस तरीके से, इस टाइप से इकोलॉजी, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है। फिर आप इसके बता देना बेनिफिट्स के बारे में कि इसने ग्रीनिंग करी है लैंड की, रिड्यूस किया है विंड इरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम, इंक्रीज क्रॉप इंटेंसिटी, कल्टीवेशन जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को मिलेगी, और इंक्रीज लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी।
तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। ओके, अब इन्हीं को ही आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, जैसे कि ग्रीनिंग होती है लैंड की, विंड इरोजन यहाँ पर कम, आप देखोगे कम हो जाता है विंड इरोजन। ओके, क्योंकि जब आप पेड़ वगैरह लगाओगे तो फिर विंड का इरोजन, विंड उसको इरोड नहीं कर पाएगी जो आपकी ज़मीन है। ठीक है, सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम भी कम होता है, मतलब कैनाल सिस्टम में जो सेडिमेंट्स वगैरह जमा हो जाते हैं वो भी कम होते हैं। क्रॉप की इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब आपके पास पानी है तो आप इरिगेशन करोगे ना, तो उससे फिर यहाँ पर क्रॉप इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी। वाटर इंटेंसिव क्रॉप की कल्टीवेशन होती है और लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इन्हीं पॉइंट्स को इस प्रकार से आप हल्का हल्का 2 से 3 लाइन में, मतलब हर पॉइंट 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अर्बन वेस्ट की समस्या है, वाई इज द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, बहुत ही बड़ी समस्या है इंडिया में। आपको इसके 3 रीज़न बताने हैं और आपको इसके 2 इम्पैक्ट बताने, यानी 3 रीज़न बताने हैं कि ये हमें इतनी बड़ी समस्या क्यों देखने को मिलती है, और इसके आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 इम्पैक्ट्स भी बताने हैं। तो इसको आप 3+2 कर सकते हो अगेन। तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग बता दो क्यों इंडिया में बड़ी समस्या है, 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसके 2 इम्पैक्ट्स। तो सबसे पहले इन सबको बताने से पहले, सिंस द क्वेश्चन इज अबाउट द अर्बन वेस्ट, तो ये जो पर्टिकुलर अर्बन वेस्ट है, ये अर्बन वेस्ट होता क्या है इसके बारे में बता दो हल्का सा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तो अर्बन वेस्ट की अगर मैं बात करूं, अर्बन वेस्ट आप बता सकते हो कि ऐसा वेस्ट जिसमें, जो कि अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिल ही जाएगा, रेफर्स टू ऑल दी गार्बेजेस, ट्रैश एंड डिसकार्डेड मटेरियल्स जनरेटेड बाय पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई सारे सॉलिड वेस्ट आ जाते हैं, मेटल्स हो गए, ब्रोकन ग्लासवेयर। तो 2 से 3 पॉइंट आप अगर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दे दोगे, पॉलीथीन बैग्स वगैरह, तो आपकी डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। अब आप 2 सोर्स भी बता सकते हो, इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये बताना है 3 मार्क के अकॉर्डिंग कि अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इतना लिखने के बाद आप सीधा इस पर भी आ सकते हो। मैं आंसर बड़ा नहीं बनवा रहा आपका, वर्ड लिमिट वी हैव टू फॉलो, बट स्टिल एक प्रॉपर तरीका होता है करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अर्बन वेस्ट जो है एक सीरियस प्रॉब्लम इंडिया में है, इन रीजंस की वजह से। इन रीजंस की वजह से आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। अब आप इसमें एक रीज़न ये बताओगे कि जो यहाँ पर बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, इन सिटीज़ में तो कूड़े वगैरह को कलेक्ट कर लिया जाता है, डिस्पोज कर लिया जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, गांव वगैरह वाले एरिया हैं, वहाँ पर 30 to 50% जो वेस्ट है उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसको कलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अब हमारी बुक में ना ज़्यादा इसमें बताया हुआ नहीं है कि जो इंडिया में क्यों इतनी बड़ी समस्या है। अब आप अपना माइंड यूज़ करके 1 से 2 पॉइंट भी लिख सकते हो। अर्बन एरियाज़ में वेस्ट की समस्या क्यों बढ़ेगी, आप ये बता सकते हो कि पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ की बढ़ती जा रही है, यानी अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव से लोग शहर में काम करने आ रहे हैं, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर आप इस चीज़ को जानते हो, लोग क्या करेंगे, लोग कूड़ा तो फैलाएंगे ही ना, और इतने सारे कूड़े को कैसे आप मतलब बेसिकली उसको आप डिस्पोज करोगे, ख़त्म नहीं कर सकते हो, फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। इवन आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि इंडिया में आज भी लिटरेसी रेट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पता नहीं होता, स्पेशली हम कह सकते हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट कम है, तो लोगों को पता नहीं रहता कि इससे कितनी बड़ी समस्या होगी, फिर वो ऐसी कूड़े को फेंक देते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की प्रॉब्लम भी है, जो कि हम कह सकते हैं कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से अर्बन वेस्ट जो है, मतलब अर्बन वेस्ट जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है इन चीज़ों की वजह से। अब आपको इसके 2 क्या बताने, इम्पैक्ट्स बताने हैं। तो इम्पैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इम्पैक्ट्स आपको अर्बन वेस्ट के देखने को मिल जाएंगे। आप 2 से 3 पॉइंट, मतलब 2 पूछें तो आप 2 बता सकते हो, जैसे कि इससे बेकार स्मेल वगैरह फैलेगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, राइट, बीमारियां फैलेंगी, फिर यही वेस्ट अगर मान लो पानी में फेंक दिया जा रहा है तो फिर वाटर पोल्यूशन होगा। इस टाइप से आप लिख सकते हो, न्यूसेंस वगैरह क्रिएट होगा। यही मतलब वेस्ट अगर पानी में मिल जाए तो फिर बदबू वगैरह क्रिएट करेगा, आसपास के लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है, जो लैंड डिग्रेडेशन है इंडिया में इज कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड प्रोसेस दैट आर मोर हार्मफुल दैन नेचुरल प्रोसेसेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है ना, वो मतलब बेसिकली हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। वो यहाँ पर उसके आपको नेचुरल कॉज भी मिल जाएंगे, उसके आपको मैनमेड कॉज भी मिल जाएंगे, बट मैनमेड कॉज ज़्यादा हार्मफुल हैं उस ज़मीन के लिए।
ठीक है, देन नेचुरल कॉजेज। तो आपको मैनमेड कॉजेज के बारे में ही बताना है, उसके पीछे के रीज़न ही आपको बताने हैं, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, क्या रीज़न है। ओके तो सबसे पहले आप लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बता दो, ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो टेम्पररी और जो परमानेंट डिक्लाइन है इन दी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड या फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। There are both natural and man-made causes of land degradation. Natural sources include weathering, erosion, but human-made causes are more harmful than natural causes or processes. Following points will clear this. फिर आप बता दो, डिफोरेस्टेशन है, लैंड क्लियरिंग है, ओवर ग्रेजिंग यहाँ पर की जा रही है, ये भी कारण है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड कॉन्टामिनेशन, अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन। देखो एक दो पॉइंट हो सकता है आपको बुक में ना मिले, बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ, बुक आपको ये नहीं बोल रही कि मुझे ही पढ़ो, मेरे तक ही सीमित रहो। वो आपको एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दे रही है, डीप अंडरस्टैंडिंग दे रही है, आपको उसको अपने लाइफ के साथ रिलेट करके और भी चीज़ों को देखना है, दूसरे नज़रिए से देखना है। तो आप अपने खुद के सेल्फ पॉइंट्स भी बना सकते हो, जो कि बच्चे करते भी हैं, आंसर राइटिंग वाले कोर्स में किया है बच्चों ने, और इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं साथ में, तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। राइट, तो अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हो, जैसे पेड़ काटे जाएंगे तो फिर आप जानते हो इस चीज़ को, ओवर ग्रेजिंग कराई जाती है, पोल्यूशन की वजह से भी ज़मीन खराब हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब ज़मीन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ। अगेन यहाँ पर मैंने 5 नंबर जैसे 10 क्वेश्चन इन्वॉल्व करे हैं, इंक्लूड करें इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको 3 कॉजेज बताने हैं फॉर अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो देखो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ना इंट्रोडक्शन इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है, ना आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है। चॉइस है आपकी, बना सकते हो, बट आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख दो, या छोटे छोटे पॉइंट है तो 6 पॉइंट 5 पॉइंट लिख दो, इनफ है, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको 5 मार्क के लिए बता रहा था। ओके तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो फिर आप बता सकते हो कि कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि फिजिकल जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ये आप इस चीज़ को जानते हो, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे कि गंगा प्लेन वाला रीजन आपको क्यों इतना पॉपुलेटेड मिलता है, क्यों आपको हिली एरिया इतना पॉपुलेटेड नहीं मिलता। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर मैंने देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि कुछ आपको ऐसी सोसाइटीज़ मिलेंगी जो कि प्रीफर करती हैं मोर चिल्ड्रन ड्यू टू एग्रेरियन इकोनॉमी, यूपी बिहार। ये चीज़ मैंने आपको ना वन शॉट वाले में भी एग्जाम्पल दिया था कि सोशल फैक्टर के अंदर कुछ फैमिलीज़ का ऐसा बिहेवियर होता है जो कि अब चेंज हो रहा है कि ज़्यादा बच्चे हमें पैदा करने हैं, उनको जन्म देना है ताकि फिर वो आगे चल के खेती में काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे यूपी बिहार वाला रीजन है उसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है जो कि स्पेसिफिक कास्ट रिलीजन के लोगों ने इनहैबिट किए हैं कि वो वहाँ पर ही रहना चाहते हैं, वहाँ से नहीं जाते हैं वो। राइट, तो ये भी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आप बोलोगे जो कि वन ऑफ दी कारण है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का इन इंडिया। इकोनॉमिक फैक्टर्स में यू नो दिस थिंग कि अर्बनाइजेशन जहाँ पर होगा, जहाँ पर इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग आएंगे। एग्जाम्पल के लिए इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 3 बेसिक डिफरेंस बताने हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट्स में इन इंडिया। तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, एकदम लड्डू सवाल आ गया यहाँ पर। तो रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स में यहाँ पर आप देखो, मैं आपको उस वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो भी डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आएंगे उनको टेबल में ही करके बनाना प्लीज़। टेबल मतलब टेबल इन द सेंस लाइन खींच करके, यहाँ पर रूरल, यहाँ पर अर्बन, ऐसे मत करके आ जाना रूरल अलग से लिख रहे हो, ठीक है, अर्बन का अलग से लिख रहे हो, क्योंकि देखो डिफरेंस बिटवीन वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेसिस बताए हैं और रूरल सेटलमेंट्स के बारे में, अर्बन के बारे में। तो साइज़ के बेसिस पे इनका छोटा साइज़ होता है, इनका बड़ा होता है, सिंपल पॉइंट। डेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर लो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, यहाँ पर ज़्यादा होती है अर्बन में। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी, खेती वगैरह आप देखोगे, उससे रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग। यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली लोग एंगेज होते हैं किसमें, जो आपका ये वाला सेक्टर मिलेगा, टर्शरी और सेकेंडरी। कौन से गुड सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को और मार्केट जो सेंटर्स हैं अर्बन एरियाज़ के, उनको ये सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स टू अर्बन एंड रूरल एरियाज़। उसके बाद सोशल रिलेशन यहाँ पर इनफॉर्मल होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पर नहीं जानते, फॉर्मल रिलेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लिख दिए छोटे छोटे, तो 3 नंबर यहाँ पर आराम से मुझे मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे, थर्ड क्वेश्चन इस 3 आपको मेजर बताने जिसके थ्रू हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो व्हाट आर दी वेज जिसके थ्रू हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो आप हल्का सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि एज वी हैव रिसोर्सेज इन लिमिटेड क्वांटिटी सो देयर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 वेज जिनके थ्रू मिनरल्स को कंजर्व किया जा सकता है वो इस प्रकार हैं। उसके बाद फिर बता दो आपकी जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, उनका यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं, उनका एग्जाम्पल भी दे देना, सोलर है, विंड है, ठीक है। और जो ऐसे मेटल्स जिनकी मतलब स्क्रैप मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कि जिनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उनकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है, उनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और उन चीज़ों में मतलब उन मेटल्स की ज़्यादा हमें रिसाइकलिंग करनी है, स्क्रैप मेटल्स उनका बेसिकली यूज़ करना है जिन मेटल्स की क्वांटिटी हमारे पास बहुत ही कम है, जिनका रिजर्व हमारे पास बहुत ही कम है। और जो एक्सपोर्ट है इंपॉर्टेंट मेटल्स का, मिनरल्स का, स्केयर मिनरल्स का, उनको हमें कम करना है। और अवेयरनेस, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को बताओ कि अगर आप मिनरल को नहीं बचाओगे तो कितना नुकसान होगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो अवेयरनेस तो आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो, भले वो वाटर पोल्यूशन की बात हो, एयर पोल्यूशन की बात हो, राइट, वेस्ट की बात हो। चौथा क्वेश्चन है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर कंसिडरेबली, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। यानी जो पानी है उसका जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, किन चीज़ों की वजह से, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से और जो इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से, उससे पानी की जो क्वालिटी है ख़राब होती जा रही है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से ये लोग मतलब यूज़ करते नहीं है, इनकी वजह से बेसिकली हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़, हम जैसे लोग, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उससे फिर क्या हो रहा है, पानी की जो हम बोल सकते हैं क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो दोनों पॉइंट्स के बारे में अलग अलग से आप लिख सकते हो। अब मैंने देखो इंट्रोडक्शन में छोटा सा पॉइंट लिख दिया, क्योंकि देखो 1-2 लाइन तो आपको लिखनी पड़ेंगी, आप सीधा पॉइंट नहीं लिख सकते हो 3 मार्क के में भी। तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मैं तब भी आपको नहीं कह रहा हूँ। तो जो क्वालिटी है वाटर की वो डिग्रेड होती जा रही है डे बाय डे। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड दिस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन आर 2 मेन रीजंस बिहाइंड दिस, दीज आर मेंशन्ड बिलो। फिर बता देना क्या इंपैक्ट होगा पॉपुलेशन के बढ़ने से। आप इस चीज़ को जानते हो कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ओवर एक्सट्रैक्शन होगा पानी का, पॉल्यूशन होगा उसमें, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। इम्पैक्ट क्या होगा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का, तो आप इस चीज़ को जानते हो, जब इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होंगी तो फिर वो पानी को क्या मतलब पानी में जो भी बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या कर देती हैं, वेस्ट को डिस्चार्ज कर देती हैं, जो भी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स वहाँ से निकल रहे होते हैं उनको पानी में डिस्चार्ज डंप कर देती हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज causing chemical contamination, thermal pollution. These industries discharge degrade water. Industrial discharge degrade water quality, degradation. लाइन इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? These industrial discharge degrade water quality. ठीक है, इसको रहने देना इस लाइन को. स्पेशली इन अर्बन एरियाज, मतलब वही बात हो रही है कि ये जो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, डिग्रेड कर देती हैं, यहाँ पर इसको हटा दो, डिग्रेड कर देती है वाटर की क्वालिटी को, स्पेशली इन एरियाज विद हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब आप फिर वही है कि ओवरऑल करके बता दो हल्का सा, अगर आपको कंक्लूजन में लिखना है कि ये चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। 5वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जो लैंड रिसोर्स है वो मोर क्रूशियल है उन लोगों के लिए जिनका लिवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। स्टेटमेंट को सपोर्ट करो 3 सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स को देते हुए, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल ही जाएगी बेसिकली कि जो भी लोग खेती कर रहे होते हैं उनके लिए ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप दूसरे सेक्टर्स की बात ले लो वहाँ पर भी ज़मीन इंपॉर्टेंट है बट इतनी नहीं है। तो एक पॉइंट आप ये लिख दोगे, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ज़मीन सब कुछ, मतलब सब कुछ, ज़मीन बेसिकली ज़्यादा ज़मीन होने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी शुड बी गुड, अच्छी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उसकी ताकि अच्छी खेती हो। फर्टिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और खेत, यहाँ पर आप बोलोगे जो ज़मीन है ना वो सोशल स्टेटस का भी काम करती है। और फार्मर मान लो कल को दिक्कत में है, उससे मतलब लोन लेना है, कोई क्लाइमेट आ गई, लाइफ की कुछ अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, सर्कमस्टांसिस होते हैं, उन्हें मान लो अपनी बेटी की शादी करवानी है, बेटे की शादी करवानी है, तो पैसा चाहिए, तो ज़मीन का ही यूज़ किया जाता है। ये लोगों के सोशल स्टेटस में भी ऐड होता है। उसके बाद 6ठे क्वेश्चन की मैं बात करूं, 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमिक स्फीयर अलोन
व्हाट वैल्यूज कैन कन्वर्ट दिस कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन। यानी कि बेसिकली जो डेवलपमेंट है आप उसको खाली इकोनॉमिक स्फेयर तक नहीं रख सकते, आपको उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी कन्वर्ट करना होगा। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाएंगी, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि इस चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकती हैं। ओके, तो व्हाट वैल्यूज़ कैन कन्वर्ट दिस कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही आपको बताना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज़ के थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर आप ना जो यहाँ पर रिन्यूएबल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनके बारे में भी लिख सकते हो। ओके, तो वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले आप इंट्रोडक्शन दे देना छोटा सा कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इकोनॉमिक स्फेयर अलोन। It also includes the issues such as improving the well-being and living standards of people, availing of the health, education, सारी फैसिलिटीज़ आपको देनी है। तो किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमें लोगों की जो बेसिकली मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना होगा। सोशल इक्विटी की बात हो रही है, मतलब कि हमें रिसोर्सेज बेसिकली हर किसी को बराबर देने होंगे। ठीक है, सोशल इक्विटी की बात हो रही है। इट इन्वॉल्व्स ensuring that everyone has access to basic needs like education, health care, सारी चीज़ें मिलनी ज़रूरी हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी बात हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, बट ये तरीका बेस्ट रहेगा कि आपको वैल्यूज़ बतानी है, यानी क्या क्या किया जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। उस डेवलपमेंट को, उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को आपको कन्वर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ के थ्रू हो सकता है, राइट। तो और भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, पॉइंट्स हैं, यू कैन राइट दोज पॉइंट्स ऑल्सो। 7th नंबर का क्वेश्चन है, जो कोंकण रेलवे है इज द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवेज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में क्या है, कोंकण रेलवे कीवर्ड है। वही मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ कि कल को मान लो बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा आपके, तो आप क्या करोगे, आपको उसका कीवर्ड फाइंड आउट करना है और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो लिख दो। तो यहाँ पर कीवर्ड कोंकण रेलवे है, उससे पहले आप बता सकते हो रेलवेज़ के बारे में, इंडियन रेलवेज़ के बारे में। तो इंडियन रेलवेज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। कई सारी अचीवमेंट्स हैं, आप यहाँ पर बता सकते हो। फिर आप बता दो वन ऑफ द मेन अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट्स में आप क्या बताओगे, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है, कन्वर्ट किया है जो मीटर और जो नैरो गेजेस हैं उनको ब्रॉड गेज में। मेट्रो की बात हो रही है, मेट्रो का यूज़ किया जा रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हो। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे। बता दो कि 1998 में कंस्ट्रक्ट की जाती है, 760 किलोमीटर है। ठीक है, रोहा इन महाराष्ट्र को मैंगलोर से कनेक्ट करती है जो कि कर्नाटका में है। इंजीनियरिंग मार्वल आप इसको बोलोगे। कई सारे रिवर्स को, स्ट्रीम्स को, ब्रिजेस को यहाँ पर ये क्रॉस करती हुई जाती है। रास्ते में एशिया का लार्जेस्ट टनल भी यहाँ पर पड़ता है। और स्टेट्स की बात कर दो, कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट हैं, मतलब पार्टिसिपेट क्या, इन्होंने पार्टनर्स हैं इसके अंदर। 8th क्वेश्चन की बात करूँ तो डिस्क्राइब करना है 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी है। स्लम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 प्रॉब्लम बतानी है। पहले स्लम्स के बारे में बता दो। स्लम्स आपको ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज देखने को मिलेंगे जो कि कोई रहना पसंद नहीं करता है, बेकार कंडीशन होती है यहाँ पर, हाउसेस वगैरह अच्छे होते नहीं हैं। ठीक है, पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है, वेंटिलेशन की सुविधा भी नहीं होती, बेसिक यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी लोगों को नहीं मिलती हैं। लोग कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहली यहाँ पर प्रॉब्लम है, इनको यहाँ पर जो लो पेड है उसमें मतलब बहुत ही कम पैसों में काम करना पड़ता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है, राइट। इनके पास खाने पीने की सुविधा भी नहीं होती क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं, तो अंडर नरिश्ड होते हैं। इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि ये अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। ठीक है, तो डिजीजेस, इलनेस आपको देखने को मिल जाएंगी। और पॉवर्टी की वजह से ये कई सारी जो बेकार एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो ये हो गया कि स्लम्स के बारे में बता दो हल्का सा, फिर आप 3 मेन प्रॉब्लम्स के बारे में लिख सकते हो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द सक्सेस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी आपको सक्सेस बतानी है।
तो यानी वही आपको बताना है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका। तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में हल्का सा बता दो, ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कौन से वाले पार्ट में, मैंने आपको बताया था वेस्ट वाले पार्ट में। और यहाँ पर गद्दी नहीं मिलेंगे, गद्दीज हमने भारमौर रीजन में पढ़े हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा था, भिल्स के बारे में। फिर आप बता सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, यहाँ पर प्रिवेंट करता है लैंड डिग्रेडेशन। इससे यहाँ पर क्या होता है, इससे यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर जो लैंड, वाटर, वेजिटेशन, इन सबको क्या किया जाता है, बेसिकली लिंक किया जाता है। यानी हमें इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोगों की लिवलीहुड है उनको भी हमें इंप्रूव करना है थ्रू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और फिर हमें एक यहाँ पर इसी के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा, रीजन मिलेगा झाबुआ के अंदर, जो कि पेटलावाड़ ब्लॉक करके है झाबुआ का, जो कि आप इस चीज़ को देखोगे। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है, एंड गवर्नमेंट, एक तो यहाँ पर मैंने 2 बार गवर्नमेंट लिख दिया, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। गवर्नमेंट और जो आपको एनजीओ देखने को मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट हो गई, एनजीओ है, और जो आम लोग है, कम्युनिटी आपको मिलेगी, उन सब का प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन रहता है। क्योंकि हमने पढ़ा था वाटरशेड मैनेजमेंट में सारे लोग मिलके चलेंगे तभी डेवलपमेंट हो पाएगी। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर होता है। हर कोई क्या करता है, प्लांट वगैरह लगाता है, ईच हाउस होल्ड प्लांटेड, ठीक है, 1 ट्री। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, फूड ग्रास को भी प्लांट किया जाता है, बाकी और भी चीज़ें इसमें की जाती हैं, जिसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस पर्टिकुलर बुक का, दैट इज आपको 3 डिफरेंस बताने हैं इरिगेटेड और रेनफेड फार्मिंग के अंदर। इससे पहले कल को मान लो दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर 1 शॉट वीडियोस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। खाली इस वीडियो पे रिलाय मत करना, ठीक है। तो बुक 1 की 1 शॉट और बुक 2 की आप देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन के अंदर दोनों कंप्लीट कर सकते हो। आपको 7 आवर के आसपास देखने को मिलेंगी टोटल वीडियो को लगा के, ठीक है। तो 7-8 आवर, 7.5-8 घंटे में आप मतलब थोड़ी स्पीड में लगा के बीच में ब्रेक्स लेके कंप्लीट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, कल को बाई चांस वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो आप कर पाओ, एटलीस्ट छूटे ना, आपको क्लैरिटी रहे माइंड में। ओके, तो इरीगेटेड और रेनफेड फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या डिफरेंस आप देखोगे, तो एस्पेक्ट मैंने बता दिए। इरीगेटेड फार्मिंग के बारे में यहाँ पर लिख दिया, रेनफेड लिख दिया, और फिर आपको यहाँ पर इसको डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में ही बताना है। तो वाटर सोर्स इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर इरिगेशन होता है आर्टिफिशियल, आप देखोगे कैनाल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। रेनफेड फार्मिंग के अंदर किसका यूज़ किया जाता है, रेनफेड फार्मिंग के अंदर मतलब ये लोग मोस्टली रेन पे ही डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आप पैडी कल्टीवेशन ले लो पंजाब में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी इवन आप राइस की कल्टीवेशन ले सकते हो। मिलेट यहाँ पर आप ले सकते हो राजस्थान में, सोरगुम फार्मिंग इन तेलंगाना, यानी सूखे एरिया में की जाती है, जहाँ पर आप देखोगे 75 जो सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होती है। रेनफॉल पे डिपेंडेंस अगर हम उसके रेनफॉल पे डिपेंडेंस के बेसिस पे देखें तो यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग, ये लोग डिपेंड नहीं होते हैं, ये लोग यहाँ पर डिपेंड होते हैं, ये रेनफेड फार्मिंग है, ठीक है। तो लेस डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ड्यू टू एक्सेस टू आर्टिफिशियल इरीगेशन अलाउइंग फॉर कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर क्या होता है, ये लोग डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये थे पर्टिकुलर 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। आपने इस वीडियो में ये भी सीखा कि कैसे एग्जाम में आंसर को लिखना है, और अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा भी आ रहा है तो आपको कैसे उसका आंसर लिखना है, आपने ये भी सीखा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। 1 शॉट वीडियोस को जाकर के देख लेना। बाकी अगर आप पेड कंटेंट बाय करोगे, जो कि मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक यू विल सी इन दी पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये 199 में अवेलेबल है पूरा का पूरा कंटेंट, काफ़ी कम प्राइस में आपको नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको ना मैंने बुक नंबर 1 की जो वीडियो बनाई थी उसकी PDF भी मिलेगी, प्लस में आपको 7-8 क्वेश्चन वहाँ पर और भी मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर आपको ये जो बुक 2 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अभी आपको बताए हैं 20 क्वेश्चन ये, प्लस में आपको 8 क्वेश्चन वहाँ पर और मिल जाएंगे, 3 मार्क और 5 मार्क के टोटल मिला करके। यानी आपको ये कंप्लीट PDF दोनों बुक की मिल रही है, साथ में आपको दोनों बुक के टुगेदर 15 क्वेश्चन आंसर और मिल रहे हैं इस प्रकार के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको बाय करना है, बहुत ही कम प्राइस में सारा कंटेंट है, वहाँ पर मैं और भी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, आप बाय कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, तो ये आप इस चीज़ को देखोगे। बाकी यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है इस वाली बुक की, आपको ये भी मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है कंटेंट बनाने में एंड इन सबको प्रिपेयर करने में। आई होप यू विल लाइक दी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो, इवन नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे, हमने 1 शॉट रिविजन कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए।
अब यहाँ पर बात आती है एमसीक्यूज करने की। तो एमसीक्यूज आप देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यूज के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो का बाद में देख रहे हो तो आप एक बार देख लेना प्लेलिस्ट को चेक करके कि वो अपलोड हो गई होगी वीडियो। टॉप 100 एमसीक्यूज वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अच्छे से जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना, ताकि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी तैयारी चेक कर पाओ कितनी आपकी तैयारी हुई है। तो ऐसी काम की वीडियोस आ रही हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, फ्रेंड्स को भेजो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।